हेलो एवरीवन। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं, दिस इज लेक्चर नंबर 5। इसमें हम बेसिकली जो फ्रेंच है, ज़्यादा हमारा फोकस उस पर रहेगा। हम जो है चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहे हैं, तो अभी जो कवर करना है हमें वो हम फ्रेंच को कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और वेरियस जो टेस्ट हैं उसके जो लिंक्स हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा नेटमॉक की एप्लीकेशन के ऊपर भी वेरियस एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर लिख दीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा है, पुट द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, हिस्ट्री में कभी भी ऐसा आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा कि एक इवेंट जो है वो 1556 में हुआ, दूसरा 1557 में हुआ, तीसरा 1558 में हो। इतने पास का नहीं पूछेगा, कम से कम 10-15 साल का डिफरेंस यूजुअली रहता ही है, ताकि गेस करने में आपको आसानी हो। लेकिन जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़िए। यहाँ पे जो मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें कुछ जगह पर 2-3 साल का और कुछ जगह पे 15-20 साल का डिफरेंस है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री एट सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। देखेंगे कब हुआ। अराइवल ऑफ सर थॉमस रो। थॉमस रो कब इंडिया में आए। एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन साउथ इन मसूलीपट्टनम। साउथ इंडिया के अंदर मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट। देन फैक्ट्री एस्टैब्लिश एट बालासोर। बालासोर के अंदर फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट। तो वेरियस जो फैक्ट्रीज बनाई गई थी, पहली कौन सी फैक्ट्री थी, आखिरी कौन सी फैक्ट्री थी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट पता चल जाती है तो डेफिनेटली आंसर करना कुछ हद तक आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी सूरत के अंदर, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सबसे पहले, और ये चीज़ हुई थी 1613 ईस्वी में। तो यहाँ पे पहला जो है इवेंट वो 1613 में हुआ। उसके बाद जो थे सर थॉमस रो 1615 में इंडिया में आए थे। क्यों आए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले यहाँ पे हम सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहे हैं। देन जो मसूलीपट्टनम है साउथ इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया, जो कि किया गया 1616 के अंदर, और बालासोर के अंदर फैक्ट्री जो थी 1633 में एस्टेब्लिश करी गई। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। थॉमस रो क्यों आए थे वो भी हम देखेंगे, और वेरियस फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन कैसे हुआ, वेरियस फैक्ट्रीज ने क्या क्या रोल प्ले किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स क्या थी, इन सब को भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रेंच इंडिया था, जो फ्रेंच डोमिनेटेड एरियाज थे, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है मैप के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फ्रेंच। फ्रेंच के बारे में यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है फ्रेंच वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। फ्रेंच सबसे पहले भारत के अंदर आए थे, हो सकता है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुई 14 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश। तो कौन किंग थे वहाँ के, लुई द 14 जो थे वो किंग थे जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में एस्टैब्लिश करी गई। ये भी हो सकता है। फ्रेंच कंपनी वॉज ग्रांटेड 50 ईयर्स ऑफ मोनोपोली इन इंडिया। तो कितने साल की मोनोपोली जो थी वो फ्रेंच कंपनी को प्रोवाइड करी गई थी इंडिया के अंदर, मतलब कि उस टाइम पे उनका कोई भी राइवल नहीं होगा, कोई मल्टीपल कंपनीज नहीं भेजी जाएंगी, ताकि जो फ्रेंच कंपनी है वही पूरे तरीके से इंडिया के अंदर ट्रेड कर सके, ट्रेड को फॉरफिट कर सके। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, फ्रेंच कैन नेवर बी द फर्स्ट। रीजन अगर आपने पहले हमारे लेक्चर देखे, सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कौन थे, पोर्टुगीज। दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। पोर्टुगीज सबसे पहले भारत आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। तो जब ये सबसे पहले आए थे तो फ्रेंच तो हो ही नहीं सकते सबसे पहले। फ्रेंच वर रादर द लास्ट यूरोपियंस। फ्रेंच जो थे वो सबसे आखिरी यूरोपियंस थे जो भारत के अंदर आए थे। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसी वजह से ए और बी तो एलिमिनेट हो ही गया। अब बात करते हैं सेकंड की। क्या लुई 14 किंग थे? लुई 14 का जो शासन था वो चल रहा था जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है। लुई द 14 जो थे वो किंग थे वहाँ पर फ्रेंच या फ्रांस के अंदर, और उनके टाइम पर ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके साथ साथ 50 साल की मोनोपोली जो थी वो फ्रेंच को दी गई थी। फ्रेंच मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो मोनोपोली थी दी गई थी ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुई द 14। ये जो थे द किंग्स फेमस मिनिस्टर थे कोलबर्ट। इन्होंने फाउंडेशन डाली थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 के अंदर, 1664 के अंदर, ठीक है। और इस कंपनी का नाम क्या था, अगर फ्रेंच के अंदर बताया जाए तो कंपनी डैश इंडस ओरिएंटलिस, या फिर इंग्लिश में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच जो थे सबसे लास्ट में आए थे, पहले कौन आए थे, पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू लीव। इस तरीके से याद रखिए, करेंगे अगर स्टेटमेंट वाइज याद रखेंगे तो एग्जाम में भी रिकॉल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर।
French obtained permission from Shest Khan, the Mughal सूबेदार ऑफ बंगाल, टू एस्टैब्लिश अ टाउनशिप एट। तो ऑफकोर्स देखिए, जब ब्रिटिशर्स आए, पोर्टुगीज़ आए, उन्होंने क्या करना शुरू किया, या फिर इवन जो दानिश लोग आए इंडिया के अंदर, डच आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना शुरू किया, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिश करना शुरू किया, टाउनशिप्स बनाना शुरू किया। ये सब चीज़ें थी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो बिजनेस करने, ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव से इंडिया में आ रहे थे, इसलिए फैक्ट्री बनाना ज़रूरी था। फैक्ट्री में जो लोग, चाहे उस कंट्री के जो लोग आएंगे या फिर जो लोकल लोग होंगे, टाउनशिप बनाना जरूरी रहेगा उनके लिए, और मिलिट्री सेटअप बनाना जरूरी रहेगा ताकि फैक्ट्रीज और टाउनशिप को प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। तो फ्रेंच जो थे, उन्होंने शेस्त खान से एक टाउनशिप बनाने की परमिशन ली थी। ये जो परमिशन थी कहाँ पर ली गई थी, कौन थे शेस्त खान थे, वो थे सूबेदार ऑफ बंगाल। क्या ये जो परमिशन ली गई थी बालासोर के लिए ली गई थी, चंद्रनगर के लिए ली गई थी, कासिम बाजार के लिए, या चेन्नई के लिए? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, 1664 में मैंने आपको पीछे ही बताया था, कंपनी को सेटअप किया गया था, फ्रेंच कंपनी को सेटअप किया गया था, और इसके बाद 1667 के अंदर फ्रैंकोइस कैरन आए थे। फ्रैंकोइस जो कैरन आए, इन्होंने क्या किया, एक सूरत के अंदर फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया। देन इसके बाद कौन आए, इसके बाद एक और इंडिविजुअल थे जिनका नाम था मेरकारा। ही वॉज अ पर्शियन, जो कैरन के साथ ही आए थे। इन्होंने भी एक अपनी फैक्ट्री को बनाने का सोचा, और 1669 में मछलीपट्टनम के अंदर इन्होंने अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया। अब देखिए, फैक्ट्रीज तो बन रही है, लेकिन साथ में टाउनशिप भी बनाने की यहाँ पे जो एक नीड थी उसको फील किया गया। फ्रेंच लोगों ने सोचा कि एक टाउनशिप भी होनी चाहिए, और ये टाउनशिप जो उन्होंने प्रपोज करी और जो परमिशन ली वो ली गई चंद्रनगर के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बना रहे हैं, टाउनशिप बना रहे हैं, रीजन मैंने आपको बताई दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस या प्लेसेस फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे फ्रेंच लोगों ने बनाई है। देखिए, फैक्ट्रीज का आपको पता होना बहुत जरूरी है, चाहे ब्रिटिशर्स हों, डच लोग हों, पोर्टुगीज हो, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ बनाई थी, क्योंकि जब भी इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में, कहीं पे भी किसी दो पावर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये कोशिश यही करते थे कि एक दूसरे की फैक्ट्रीज को टारगेट किया जाए। तो यहाँ पे जो लोकेशंस है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो लोकेशन वाले जो रीजन होते हैं, फैक्ट्री के साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी बनेगी, फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन किया जाएगा, और एक तरीके से वो जो एम्पायर है वो आसपास के रीजन में फ्लॉरिश करना शुरू कर देगी। तो फ्रेंच जो एस्टेब्लिशमेंट थी, क्या वो कराईकाल में बनाई गई थी फैक्ट्री? हो सकता है बालासोर में, माहे, कासिम बाजार। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो ये चारों ही ऐसी जगह है, कराईकाल हो, बालासोर, माहे, कासिम बाजार, यहाँ पे अभी भी आपको फ्रेंच का कुछ ना कुछ मिलेगा, फ्रेंच के जो रेमिनेंट्स है वो मिलेंगे, क्योंकि चारों जगह पर ही फ्रेंच की फैक्ट्रीज बनाई गई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाएगा कि माहे में फैक्ट्री किसकी थी, देन सेकंड ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कासिम बाजार में ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी, और माहे में फ्रेंच की फैक्ट्रीज थी, सूरत के अंदर पोर्टुगीज़ की फैक्ट्रीज थी, और आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी फैक्ट्रीज के नाम जो है कंट्री के साथ जो है एसोसिएट करके पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल हमारा जो आंसर यहाँ पे था वो था डी, क्योंकि चारों की चारों फैक्ट्रीज जो थी ये फ्रेंच लोगों ने एस्टैब्लिश करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक ट्रीटी के बारे में, ट्रीटी ऑफ राइसविक। ट्रीटी ऑफ राइसविक वाज कंक्लूडेड बिटवीन, जो ट्रीटी ऑफ राइसविक या रिसविक जो है, ये किस चीज़ की वजह से थी वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट पहले अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो बताइए किन दो पावर्स के बीच में ये ट्रीटी साइन करी गई थी, कंक्लूड करी गई थी। क्या ये डच और पोर्टुगीज़ के बीच में साइन करी गई थी, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, डच और फ्रेंच के बीच में, डच या फिर ब्रिटिश के बीच में? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो ये जो ट्रीटी थी ये साइन करी गई थी डच एंड फ्रेंच के बीच में। अब ये डच और फ्रेंच के बीच में, दो पावर्स के बीच में ट्रीटी ऑफ राइसविक दी गई थी। इसके अनुसार 1697 में जब ये ट्रीटी साइन करी गई, इसके अनुसार क्या किया गया, जो पौंडीचेरी थी, पौंडीचेरी को रीस्टोर कर दिया गया फ्रेंच के पास, क्योंकि फ्रेंच से ये जो पौंडीचेरी था ये ले लिया गया था, लेकिन इस ट्रीटी को कंक्लूजन के बाद ये जो पौंडीचेरी था वापस दे दिया गया फ्रेंच को, ठीक है। और डच गैरिसन जो था, इवन इस ट्रीटी को साइन करने के बाद भी 2 साल तक पौंडीचेरी को उसने होल्ड करके रखा। मतलब ये जो एक्चुअल में 1697 में फ्रेंच को वापस करना चाहिए था, ये 1699 में वापस किया गया। फ्रेंच लोगों के लिए आप जानते हैं कि पौंडीचेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है, डेफिनेटली उसके बारे में भी हम और तफसील से आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल जान लीजिए कि पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच को रिटर्न किया गया ट्रीटी ऑफ राइसविक के टाइम पर, ठीक है। 1697 के अंदर इसे साइन किया गया था, और 2 साल लग गए जो डच लोग थे उनको ये वापस करने में, ध्यान रखिएगा। और ये जो ट्रीटी थी डच और फ्रेंच के बीच में साइन करी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन या रीजंस वीकेंड द पोजीशन ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। तो ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से फ्रेंच लोगों की पोजीशन जो है इंडिया में वीक हो गई, क्योंकि आप जानते ही हैं इंडिया में अगर कोई पावर
अभी तक हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिसने डोमिनेट किया देवर ब्रिटिशर्स, और उसके रीजंस भी हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि उनकी नेवी कितनी पावरफुल थी, उन्होंने पोर्टुगीज़ को कैसे यहाँ से निकाला। देन फ्रेंच लोग जो थे वो क्यों वीक थे, क्यों वो नहीं टिक पाए इंडिया के अंदर, क्यों जो ब्रिटिश लोग थे वो ज़्यादा देर तक टिक पाए। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रेंच की वीकनेसेस रही होंगी, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन जो थी वो एक रीज़न बना इसका, हो सकता है। राइवलरी विद डच, डच के साथ उनकी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, वो एक रीज़न बना, ये भी हो सकता है। डेथ ऑफ एल्बुकर्की, एल्बुकर्की की जो डेथ थी वो भी इसका एक रीज़न बना, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन जो थी वो एक रीज़न था फ्रेंच के वीकन होने का, और साथ में ही डच के साथ उनका किसी ना किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता था, चाहे वो यूरोप के अंदर हो या फिर इंडिया के अंदर हो। तो ये जो दो रीजंस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन थे फ्रेंच के वीकन होने के। देन डेथ ऑफ एल्बुकर्की वाज नॉट वन ऑफ द रीजंस। उसको रीज़न ये है क्योंकि एल्बुकर्की आपने पढ़ा होगा, ही वॉज द गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज़। तो यहाँ पे जान के नाम दिया गया था कि आपको याद है कि ये पोर्टुगीज गवर्नर थे या नहीं। यहाँ पे एल्बुकर्की वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पोर्टुगीज गवर्नर। इन्होंने एक परमिट सिस्टम जो था शिप्स के लिए वो भी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, उसके लिए जाने जाते थे। तो इनका फ्रेंच से कोई लेना देना नहीं है, रादर इनके जो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उनका नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन। इनकी डेथ की वजह से भी जो फ्रेंच एम्पायर थी वो कहीं ना कहीं वीक होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या रीजन थे। स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन, डच के साथ इनकी राइवलरी, और इनकी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी फ्रैंकोइस मार्टिन की डेथ, जिसके बाद फ्रेंच एम्पायर जो थी वो धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो गई इंडिया के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि डेन्स और दानिश लोगों के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रिंसिपल सेटलमेंट ऑफ दानिश पीपल। तो ऑफकोर्स जैसे वेरियस यूरोपियन पावर्स जो थी वो इंडिया में आ रही थी, दानिश लोग जो हैं वो भी इंडिया में आए, उन्होंने भी कोई ना कोई अपनी परमानेंट एक सेटलमेंट बनाई होगी, एक मेन इनका हेडक्वार्टर होगा जहाँ से ये अपना पूरा बिजनेस चलाते होंगे। तो कहाँ पे थी वो, क्या वो आगरा में थी, श्रीरामपुर में, गोलकोंडा या सुल्तानाती? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो दानिश लोग जो हैं इनकी जो मेजर सेटलमेंट थी वो थी श्रीरामपुर में। बी इज द करेक्ट आंसर। पूछा जा सकता है इसके बारे में क्वेश्चन, ज़्यादा जो है बुक के अंदर दानिश लोगों के बारे में दिया नहीं है, डेन्स के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा देर इंडिया में रह भी नहीं पाए, इस वजह से बुक के अंदर भी, स्पेक्ट्रम के अंदर भी इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। नेवरदलेस उनका जो मेजर हेडक्वार्टर था उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन या रीजन्स ऑक्यूपाइड बाय फ्रेंच इन सदर्न इंडियन ओशन। साउथ इंडियन ओशन के अंदर फ्रेंच लोगों ने कौन कौन से एरियाज को ऑक्यूपाई करके रखा था? देखिए, ये एरियाज जो ऑक्यूपाई करे हुए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जब भी ये इंडिया के अंदर किसी भी तरीके का, चाहिए डच लोगों से लड़ रहे होते थे, ब्रिटिश लोगों से लड़ रहे होते थे, तो कहीं ना कहीं अपनी रीइंफोर्समेंट ये इन्हीं जगह से बुलाते थे, क्योंकि नेवी की इनको यहाँ से रीइंफोर्समेंट मिल जाती थी इमीडिएट बेसिस पे, और देन ये डच लोगों से भी कम्पीट कर पाते थे और ब्रिटिश लोगों से भी कम्पीट कर पाते थे। बट फिलहाल पूछा गया कि ये जगह कौन कौन सी थी। क्या रीयूनियन आइलैंड एक ऐसी जगह थी जहाँ पे फ्रेंच लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ था? मॉरिशस, श्रीलंका? सोचिए क्या क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए, तो यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड जो था वहाँ पे फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया हुआ था, साथ में मॉरिशस आइलैंड भी इनके कब्जे में था। श्रीलंका इज नॉट करेक्ट, आंसर हो जाएगा बी। मैंने आपको पहले ही बताया, रीयूनियन आइलैंड हो जो मेडागास्कर के पास पड़ता है, मॉरिशस भी वहीं है, तो यहाँ से ये रीइंफोर्समेंट मंगवाते थे जब भी इनको ज़रूरत पड़ती थी इंडिया में, जब भी इनकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट रहता था, कहीं पे किसी से वॉर हो रही है, बैटल हो रही है, तो यहाँ से नेवी को फटाफट बुलाया जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा फुट जो है वो लैंड पर हों और इनको एक तरीके से हेल्प मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following two countries' rivalry began with the outbreak of Austrian War of Succession and ended with conclusion of the 7 Years War? ऐसी कौन सी दो राइवल कंट्रीज थी जिनका जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से स्टार्ट हुआ और वो एंड कहाँ पे हुआ? 7 ईयर वॉर्स पर जाकर एंड हुआ। क्या वो फ्रेंच और ब्रिटिश थे जिनकी जो लड़ाई थी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से शुरू हुई और खत्म कहाँ पे हुई? 7 ईयर वॉर्स पर। या वो डच और ब्रिटिश थे, फ्रेंच और डच थे, या फ्रेंच और पोर्टुगीज थे? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर है ए, फ्रेंच और ब्रिटिश। ये ऐसी दो मेजर पावर थी जिनकी जो लड़ाई शुरू हुई थी वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से शुरू हुई और खत्म कहाँ पे हुई? 7 ईयर वॉर। तो जब भी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की बात करी जाती है तो आपके ध्यान में ये दो पावर्स आनी चाहिए। 7 ईयर वॉर्स के ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है ये। यहाँ पर भी जब इस भी आप कह सकते हैं वॉर का जिक्र होता है तो आपके ध्यान में आनी चाहिए फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर।
लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, वन बाय वन देखेंगे इसको। पहली कहती है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर। ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी ये एंग्लो फ्रेंच वॉर का एक एक्सटेंशन थी, हो सकता है। कर्नाटिक वॉज द नेम गिवन बाय यूरोपियंस टू द कोरोमंडल कोस्ट। कर्नाटिक जो यहाँ पे जिक्र हुआ है जिसके ऊपर वॉर का नाम रखा गया है, वो क्या नाम था? वो एक नाम था जो कि यूरोपियंस ने दिया था कोरोमंडल कोस्ट को, हो सकता है। इंग्लिश नेवी अंडर बार्नेट सीज सम फ्रेंच शिप्स टू प्रोवोक फ्रेंच। इसके अंदर जो इंग्लिश नेवी थी उन्होंने एक तरीके से फ्रेंच लोगों को प्रोवोक किया इस लड़ाई के अंदर आने के लिए, और यहाँ पे ऐसा करने वाले कौन थे? बार्नेट थे, जिन्होंने फ्रेंच शिप्स को सीज किया और ये एक प्रीकर्सर बना। ये भी हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए सबसे पहले तीसरी स्टेटमेंट को ही देख लेते हैं। देखिए ब्रिटिश जो लोग थे वो चाहते ही थे कि फ्रेंच लोगों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो, बिकॉज दे न्यू कि वो ज़्यादा पावरफुल हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्रेंच लोगों से, और ये सही टाइम है फ्रेंच लोगों को इंडिया से बाहर निकालने का। इसलिए उन्होंने कर्नाटिक वॉर जो थी उसको स्टार्ट किया। बार्नेट ने क्या किया? कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज करा। उनको पता ही था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फ्रेंच लोग जो हैं रिटेलिएट करेंगे, और ऐसा ही हुआ। फ्रेंच ने रिटेलिएट किया और उन्होंने मद्रास को, जो कि ब्रिटिश टेरिटरी थी, 1746 के अंदर सीज कर लिया विद द हेल्प ऑफ मॉरिशस। मैंने आपको कहा ही था कि मॉरिशस और रीयूनियन आइलैंड को कब यूज किया जाता था? जब भी रीइंफोर्समेंट चाहिए होती थी, कोई लड़ाई होने वाली होती थी तो फ्रेंच लोग बुला लेते थे वहां से अपने लोगों को। तो यहाँ पे मॉरिशस आइल ऑफ फ्रांस जो जगह थी वहां से लोगों को बुलाया गया, अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को बुलाया गया और मद्रास को सीज कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद ब्रिटिश लोगों ने रिटेलिएट करना शुरू किया और यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है वो स्टार्ट हो गई। ये पूरा इसका प्रीकर्सर था। तो तीसरी स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर। और ये जो नाम दिया गया कर्नाटिक, यूरोपियंस ने ही दिया है कोरोमंडल कोस्ट को, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो ये पहले से ही दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी और कुछ ना कुछ करके वो इंडिया तक भी पहुंच गई, और यहाँ पर भी इन लोगों की जो लड़ाई थी वो कंटिन्यू रही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कॉमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा, बट उससे पहले हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले हमने देखा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में। यूजुअली क्या होता है, 10 से 15 साल का डिफरेंस रहेगा दो चीज़ों के बीच में, लेकिन अगर हम 1920 से 50 की बात करते हैं, हो सकते हैं यहाँ पे एक एक दो साल का डिफरेंस भी हो डिफरेंट इवेंट्स के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। जब भी आप पढ़ते हैं तो ईयर को, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर साल को रटने की जरूरत है, बट मेजर जो ईयर्स होते हैं, मेजर जो साल होते हैं, उनको आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। जैसे दांडी मार्च कब हुई उसका साल आपको याद होना चाहिए, नेशनल मूवमेंट कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, या फिर कैबिनेट मिशन कब आया, ये सब जो साल होते हैं आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सूरत के अंदर फैक्ट्री थी वो एस्टेब्लिश करी गई 1613 में। नेक्स्ट थॉमस रोवाई 1615 में, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनी 1616 में, 1633 में बालासोर के अंदर। फ्रेंच ने जो डोमिनेट कर रखा था अपना एरिया, वो भी यहाँ पे शेडेड रीजन में दिखाया गया है। इसके बाद फ्रेंच लोगों के बारे में हमने देखा था, फ्रेंच वर नॉट द फर्स्ट टू कम, दे वर लास्ट टू कम। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आए थे वो। फर्स्ट टू कम लास्ट टू लीव जो थे वो पोर्टुगीज थे। देन लुई 14 ने कहा कि आप जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करिए और 50 साल की मोनोपोली जो है वो भी मैं देता हूँ। देन हमने डिस्कस किया था फ्रेंच ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम शस्त खान द मुगल सूबेदार, ताकि एक टाउनशिप जो है वो चंद्रनगर में बनाई जा सके। रीजन क्या था टाउनशिप बनाने का? फैक्ट्रीज बनती है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और टाउनशिप्स बनाई जाती हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद फ्रेंच लोगों ने फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ बनाई? कराईकाल में, बालासोर में, माहे में, कासिम बाजार में। फैक्ट्रीज का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रही है। देन ट्रीटी ऑफ राइसविक के बारे में देखा था, किसके बीच में साइन हुई थी? डच एंड फ्रेंच के बीच में। डच लोगों ने जो पौंडीचेरी था वापस करा फ्रेंच लोगों को, लेकिन इसको वापस करने में ही 2 साल लगा दिए क्योंकि ट्रीटी 1697 में साइन हुई थी। इसके बाद हमने देखा था कि किस किस रीजंस की वजह से फ्रेंच लोग जो थे उनकी पोजीशन वीकन हुई। स्पेनिश सक्सेशन एक रीज़न था, राइवलरी डच लोगों के साथ वो भी एक रीज़न था इसका, लेकिन अल्बुकर्की की डेथ इसका कोई रीज़न नहीं था। देन हमने देखा दानिश लोगों के बारे में, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? श्रीरामपुर के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था सदर्न इंडियन ओशन के बारे में, कौन कौन से रीजन्स थे यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कि ऑक्यूपाई करे हुए थे फ्रेंच लोगों ने, जहाँ से वो अपनी रीइंफोर्समेंट मंगवाते थे। तो ये कौन कौन से रीजन थे? ये था एक आपका रीयूनियन आइलैंड, देन मॉरिशस। और जब आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ था, यहाँ से रीइंफोर्समेंट जो थी फ्रेंच लोगों ने मंगवाई थी, जैसे हमने पढ़ा है आगे, मद्रास को ऑक्यूपाई करने के लिए। 9th क्वेश्चन में हमने देखा था कि ऐसी कौन सी दो कंट्री थी जिसके बीच का कन्फ्लिक्ट जो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से शुरू हुआ था और 7 ईयर्स वॉर पर जाके खत्म हुआ था। ये जो कंट्री थी वो थी फ्रेंच एंड ब्रिटिश। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। देन फर्स्ट कर्नाटिक वॉर दोनों के बीच में हुई। इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर। कर्नाटिक जो है वो कोरोमंडल कोस्ट का नाम यूरोपियंस ने दिया है। स्टार्ट कैसे हुआ था? ये बार्नेट ने कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज किया, फ्रेंच लोगों ने रिटेलिएट किया, अपने रीइंफोर्समेंट मंगवाई रीयूनियन आइलैंड से, मद्रास को ऑक्यूपाई किया एंड देन ब्रिटिश ने रिटेलिएट किया और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो थी वो स्टार्ट हो गई। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा आपने।
टेस्ट सीरीज़ है उसका जो फ्री मॉक है उसको ज़रूर अटैम्प्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट होता है देन डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। कहाँ पर आप पूछेंगे? टेलीग्राम के ऊपर कंसर्निंग दिस मॉक टेस्ट, और या फिर कोई भी आपका अदरवाइज डाउट होता है। और यहाँ पे अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपकी परफॉर्मेंस रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में रही है तो डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव बाय प्रैक्टिसिंग दीज MCQs अगेन एंड अगेन, और इसमें आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप वेरियस जो दूसरे वीडियोज़ हैं उसको भी ट्राई कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।